Hello, my dear friends. I'm Dr. H.K. Bly. Today I will deliver the topic of basic concept of economics. यह आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं और आपके शॉर्ट नोट्स भी इसमें आ सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसको सुनना है, समझना है कि कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। हम इसमें पढ़ेंगे आज नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, रेशनलिटी, अजम्पशन, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक लॉज एज जनरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक थ्योरी होती क्या है। इकोनॉमिक थ्योरी इसको समझना होगा, हो सकता है आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाए कि इकोनॉमिक थ्योरी होता क्या है। Economic theory means statement or hypothesis that are mostly in qualitative nature। मतलब क्या है इसका कि जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो कोई स्टेटमेंट होते हैं या हाइपोथेसिस होते हैं जो क्वालिटेटिव नेचर में होता है। अब इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझे कि कोई भी एक स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस, जैसे आपके कोई विचार आए माइंड में किसी भी चीज को लेकर के, वो एक आपकी हाइपोथेसिस हो गई। वो आपका वो आप उसके बारे में कुछ राय दे रहे हैं तो वो आपका स्टेटमेंट हो गया। तो किसी भी चीज के बारे में आपके माइंड में विचार आना और उस जो उन विचारों का आप स्टेटमेंट देना, आप उन विचारों को आप किसी के सामने रखें, तो उनको बोलते हैं हम इकोनॉमिक थ्योरी। वो प्योरली क्वालिटेटिव होते हैं। जैसे आपके दिमाग में आया कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिमांड, मतलब प्राइस है, नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और बीच में, इनवर्सली रिलेशनशिप है, ये आपके माइंड में आया। आपने टेस्ट किया कि जब जब प्राइस बढ़ रही है डिमांड घट रही है, या जब जब प्राइस घट रही है डिमांड बढ़ रही है, ऐसा आपने देखा और आपने एक हाइपोथेसिस दे दी या आपने अपने विचार रखे। उसके बाद में कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो इसको टेस्ट करने के बाद, इसके डेटा कलेक्ट करने के बाद, इसको टेस्ट करने के बाद में इसको प्रूव किया जाता है। तो प्रूव करने से पहले ये आपके स्टेटमेंट होते हैं या आपको हाइपोथेसिस होती है, जो आपके माइंड में विचार आते हैं, सोच आती है, उनको आप लोगों के सामने स्टेटमेंट देते हैं, तो वो इकोनॉमिक थ्योरी कहलाते हैं। तो सिंपली आप ध्यान रखना कि इकोनॉमिक थ्योरी है वो आपके हाइपोथेसिस होते हैं, आपके आइडिया होते हैं, आपके विचार होते हैं और प्योरली क्वालिटेटिव होते हैं। टेस्ट करने से पहले, टेस्ट करने के बाद में वो फैक्ट बन जाता। अगर वो सही पाया गया तो फैक्ट बन जाएगा, अगर नहीं है तो वो आपका स्टेटमेंट है या आपकी हाइपोथेसिस है, आपकी सोच है, आपके विचार है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक theories involves generalization which are statement of general tendency or uniformities of relationship among various elements of economic phenomena। मतलब ये है कि इकोनॉमिक थ्योरी में कुछ एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है, जनरलाइजेशन दैट डिमांड इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ प्राइस एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक आइडिया दिया गया, एक एग्जांपल दिया गया है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, या प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। हमने एक स्टेटमेंट दिया है ऐसा कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो ये स्टेटमेंट ही आपका क्या है, हाइपो इकोनॉमिक थ्योरी है। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रेशनलिटी अजम्पशन नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, रेशनलिटी अजम्पशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। द रेशनलिटी अजम्पशन इज द एक्सपेक्टेशन दैट इंडिविजुअल विल सेलेक्ट फ्रॉम ए सीरीज ऑफ चॉइस दैट द वन विल मैक्सिमाइज यूटिलिटी। रेशनलिटी अजम्पशन को इस लाइन से आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसे एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आपकी वेरियस लिस्ट होती हैं, कोई आपकी जरूरत वाली चीजें होती हैं, उनकी बहुत सारी लिस्ट होती है। उनमें से सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको जरूरत है,
उसको पहले प्रेफ़र करते हैं, प्रेफ़रेंस देते हैं, उसके बाद जो कम ज़रूरत वाली चीज़ होती है उसको सेकंड प्रेफ़रेंस देते हैं और उससे भी कम वाली चीज़ होती है उसको थर्ड प्रेफ़रेंस देते हैं। मतलब ये है कि जो ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको पहले हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, पहले उसको एक्सपेक्ट करते हैं और कम ज़रूरत वाली को बाद में एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये हमारी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन-सी चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करना। अगर हमारे घर में कोई चीज़ की कमी है, तो सबसे पहले जो खत्म होने वाली चीज़ है, उसको आप पहले मार्केट में जाके खरीदेंगे। फिर आपके पास थोड़ी-सी रखी हुई है, उसको चाहे आप बाद में खरीद सकते। तो प्रेफ़रेंस डिपेंड करता है आपके ज़रूरत की चीज़ों पे कि ज़्यादा ज़रूरत किसकी हो रही है, उसको आप पहले परचेज़ करेंगे, पहले खरीदेंगे और कम ज़रूरत वाली चीज़ों को बाद में। तो ये आपके इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है कि कौन-सी चीज़ आपको यूटिलिटी ज़्यादा दे रही है, तो उसको आप पहले प्रेफ़रेंस देंगे, उसे रेशनैलिटी ऑफ असम्पशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी मेरे को स्टूडेंट ने किसी ने पूछा है कि सर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सिंपल ही है, इसमें 2 फोर्सेस होती है, एक होती है डिमांड और दूसरी होती है सप्लाई। इन डिमांड और सप्लाई जहाँ दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक कर्व है, यहाँ पे प्राइस दी हुई है, यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है। और ये डिमांड का कर्व है, ये प्राइस का। मैंने कहा जैसे प्राइस बढ़ती जाती है बढ़ती सॉरी डिमांड एंड सप्लाई बता रहा हूँ मैं इसमें। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो डिमांड ये है, जैसे-जैसे प्राइस ज़्यादा है, तो वहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये डिमांड है हमारी ये यहाँ पे है। ये डिमांड का पॉइंट हमारा यहाँ पे, क्वांटिटी का पॉइंट यहाँ है। तो हम कहेंगे प्राइस हाई हुई तो डिमांड कम, फिर प्राइस जैसे-जैसे हाई होती जा रही है, हाई हुई प्राइस तो डिमांड कम है। जैसे-जैसे प्राइस कम होती जा रही है, डिमांड का जो क्वांटिटी डिमांड है वो देखो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ आ गई, ये बहुत कम आ गई तो डिमांड क्वांटिटी डिमांड यहाँ आ गई। तो हम ये कहेंगे कि प्राइस जैसे-जैसे घट रही है, क्वांटिटी डिमांड वैसे-वैसे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इधर देखिए दूसरा सप्लाई, जब प्राइस बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाएगी और प्राइस अगर घटती जाएगी, मान लीजिए प्राइस घट रही है, यहाँ पे प्राइस है, तो क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे है। फिर प्राइस यहाँ आ गई, क्वांटिटी सप्लाई यहाँ आ गई। जब प्राइस यहाँ आ गई, क्वांटिटी सप्लाई यहाँ आ गई। जब प्राइस यहाँ आ गई, क्वांटिटी सप्लाई यहाँ आ गई। मतलब ये है, जैसे-जैसे प्राइस कम होती जा रही है, सॉरी जैसे-जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी सप्लाई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी डिमांड कम होती जा रही है। तो इनका ग्राफ बनाएँ और जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रही है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम होता है या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। तो सिंपली आपको यही समझना है इसमें कि जहाँ ये दोनों फोर्सेज, फर्स्ट डिमांड फोर्सेज, सेकंड सप्लाई फोर्सेज, जहाँ दोनों क्रॉस करती हैं, वही मार्केट इक्विलिब्रियम है, वही ऑप्टिमम प्राइस कहलाता है। उसे ही क्या कहते हैं? ऑप्टिमम प्राइस। इन ये दोनों फोर्सेज जहाँ इक्वल हो रही है, मतलब ना ही तो डिमांड ज़्यादा है, ना ही सप्लाई ज़्यादा है, ना डिमांड कम है, ना ही सप्लाई कम है। तो उस पे ऑप्टिमम प्राइस होती है, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती है, प्राइस ज़्यादा नहीं होती है, ना कम होती है, ऑप्टिमम प्राइस होती है। इसे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो सिंपली आप लोग समझिएगा, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन। जैसे जैसे प्राइस घटी, डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, डिमांड घटती जा रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे प्राइस घटी, सप्लाई कम होती जा रही है। इसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर इकोनॉमिक लॉज एज जनरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें आपको आपकी जो ओटी होती है, आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि इकोनॉमिक लॉज कितने प्रकार के होते हैं। इकोनॉमिक लॉज 2 टाइप्स के होते हैं, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड।
आपको डायरेक्ट ओटी में आएगा डिडक्टिव मेथड क्या है, जनरल जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, इस तरह से पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना होगा जनरल टू पर्टिकुलर को डिडक्टिव मेथड कहते हैं, ये यूनिवर्सल टू इंडिविजुअल। इसको समझाऊंगा मैं आप लोग को कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ये जनरल टू पर्टिकुलर क्या होता है। जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब होता है मान लीजिए आपकी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उन बहुत सारी प्रॉब्लम को हम जनरल प्रॉब्लम कह सकते हैं कि ये इतनी सारी प्रॉब्लम जनरल है। तो उनमें से जो सबसे ज्यादा दिक्कत दे रही है सोसाइटी को, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाउंड आउट करने के लिए उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो उन जनरल प्रॉब्लम में से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने सेलेक्ट किया, इसलिए उसे जनरल टू पर्टिकुलर कहते हैं। ये यूनिवर्सल टू इंडिविजुअल मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम से बहुत सारे आपकी जरूरतें हैं, उनमें से एक जो ज्यादा जरूरत है उसको सेलेक्ट किया, इसलिए यूनिवर्सल टू इंडिविजुअल कहते हैं। और उस पे आप रिसर्च करते हैं। तो आपको प्रायर देना होगा कि कौन सी प्रॉब्लम सोसाइटी को ज्यादा इफेक्ट दे रही है, उसका पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा होती है, जैसे गांव के अंदर देखा जाए तो नाली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उन प्रॉब्लम में से किसी एक जो ज्यादा प्रायर रखती है, प्रायोरिटी होती है, उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। तो उसको इंडिविजुअल को जनरल प्रॉब्लम में से, बहुत सारी प्रॉब्लम में से इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया, इसके कारण उसको जनरल टू पर्टिकुलर कहते हैं। और फिर उस पर रिसर्च करते हैं। इसके दूसरे नाम है जो एग्जाम में आए हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल, हाइपोथेटिकल और अप्रियोरी मेथड। इनमें से कोई सा भी, कभी कभी डिडक्टिव मेथड ना दे के एग्जाम में वो एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल, हाइपोथेटिकल और अप्रियोरी मेथड भी दे सकता है। तो इसमें सिंपली आपको ध्यान रखना होगा डिडक्टिव मेथड होता है जनरल टू पर्टिकुलर या यूनिवर्सल टू इंडिविजुअल। इतना ही याद रखना, इसमें आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरल टू पर्टिकुलर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम में से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं और उस पर वो रिसर्च करते हैं, उससे डिडक्टिव मेथड कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, एनालिटिकल कहते हैं, हाइपोथेटिकल कहते हैं और अप्रियोरी मेथड कहते हैं। फिर इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड इज जस्ट अपोजिट टू डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड के अपोजिट होता है इंडक्टिव मेथड, इसमें होता है पर्टिकुलर टू जनरल। इसमें क्या होता है कि आपने जो डिडक्टिव मेथड में एक जनरल प्रॉब्लम में से पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेलेक्ट करके रिसर्च की, अब आपने रिसर्च करने के बाद में एक पर्टिकुलर फाइंड आउट किया, रिजल्ट फाइंड आउट किया, वो पर्टिकुलर रिजल्ट सभी के लिए आप स्प्रेड आउट कर देते हैं, सभी को वो प्रोवाइड करते हैं। तो पर्टिकुलर टू जनरल कहलाता है। जैसे आपने रिसर्च की, कोई सॉल्यूशन निकाला, कोई सॉल्यूशन निकालने के बाद में वो पूरी सोसाइटी को स्प्रेड आउट कर दिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, वो पूरी सोसाइटी को स्प्रेड आउट कर दिया गया, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर टू जनरल। उसका जस्ट अपोजिट हो गया डिडक्टिव का, या इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल, सभी के लिए, इंडिविजुअल को यूनिवर्सल के लिए या सभी लोगों के लिए कर दिया गया, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर टू जनरल या इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि क्या होता है पॉजिटिव और क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज, मतलब क्या हुआ, व्हाट इज क्या है, हकीकत में क्या चीज है, उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे। कि मैंने कहा कि एरिया, हमारे जो किसान का एरिया कि 1 हेक्टेयर है, वास्तव में वो 1 हेक्टेयर है, आपने देखा, वर्तमान की चीज है, बताया आपने कि 1 हेक्टेयर है, तो ये फैक्ट है, इसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। डील्स विद व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बताया गया है, नॉर्मेटिव किसे कहेंगे, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ये आपके जजमेंट, आपके आइडिया है, तो आप अपने हिसाब से अपने आइडिया देते हैं, वो आइडिया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं। उन आइडियाओं को सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, उन आइडिया को टेस्ट कर लेते हैं, और जो फैक्ट आ जाते हैं, डेटा आ जाते हैं, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है।
तो आपने स्टेटमेंट दिया वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट शुड, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, प्राइस कम रहनी चाहिए, डिमांड ज़्यादा रहनी चाहिए, आपने स्टेटमेंट दे दिया। तो ये स्टेटमेंट दिया है, ये होना चाहिए है तो नहीं ना, होना चाहिए, इसलिए वो होना मतलब नॉर्मेटिव में आ जाए। और वास्तव में क्या चीज़ है, वो पॉजिटिव में, फैक्ट है, डेटा है, तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, होना चाहिए वो नेगेटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद फैक्ट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा डेटाओं पे काम करते हैं, फैक्ट पे काम करता, हकीकत पे काम करता है। डील्स विद वैल्यू जजमेंट एंड ओपिनियन दैट कैन नॉट बी टेस्टेड और वेरीफाइड। देखिए ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये जजमेंट पे डिपेंड होती है, ओपिनियन पे डिपेंड होती है, और कोई कोई ओपिनियन ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट ही नहीं करते, वो वेरीफाई ही नहीं किए जा सकते हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जब हम कभी कभी ऐसी बात बोलते हैं जो टेस्ट ही नहीं की जा सकती, जैसे कहें कि चांद तारे तोड़ लाना, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊं, तो ये आपके ओपिनियन है, आपके विचार हैं, वो कि कभी टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो उनको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में लेते हैं, जबकि फैक्ट होते हैं, ओरिजिनलिटी होती है और डेटा होते हैं, उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लिया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड डेस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। यस, जब उसको हम डेटाओं को टेस्ट कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उस रिजल्ट को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि ये रिजल्ट कहना क्या चाहता है। हाँ, अब आपने रिजल्ट निकाल लिया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, उसके बाद देखिए कि नेगेटिव इकोनॉमी या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड पॉलिसी इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पॉलिसी इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को पॉलिसी इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्यों? अब जैसे आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आपने पढ़ा हो, तो उसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट को डिग्री है वो 1 साल में दी जाएगी, स्टूडेंट को अगर सॉरी सर्टिफिकेट चाहिए तो 1 साल में लेके जा सकता है, डिप्लोमा चाहिए तो 2 साल में लेके जा सकता है, डिग्री चाहिए तो 4 साल में लेके जा सकता है। तो ये क्या है कि आगे होने वाली चीजें बता रहे हैं। पॉलिसी हमेशा आगे क्या करना है, क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये ओपिनियन है, ये जजमेंट है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। बट ऐसा ऐसा करना चाहिए, हमेशा पॉलिसी में ये बताया जाता है कि इस तरह से आपको ये करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये करना है, तो फ्यूचर की चीजें बताई है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही स्टार्टिंग बताया था, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ये बताया गया है। तो यहाँ पॉलिसी बनती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पॉलिसी में हमेशा ये है, ये नहीं बताया जाता है। पॉलिसी में ये बताया जाता है कि फ्यूचर के अंदर ये चीज करनी है आपको। तो फ्यूचर में होने वाली चीजों को सभी को हमने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं, और जो फैक्ट है वर्तमान में जो चीजें हैं वो सारी पॉजिटिव में आती है। इसलिए पॉलिसी हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार की जाती है, इसलिए इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कंसिडर किया जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड। वो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो उसको हम साइंटिफिक मेथड से एस्टिमेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। आप सभी को समझ में आया होगा, और किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।